तो आज का टॉपिक है द ब्रिटिश रूल एंड मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश जो थे दे केम एज ट्रेडर्स इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1600 के अंदर। जहांगीर ने सबसे पहले जो था वो अलाउ किया था ट्रेड के लिए। जहांगीर के दौर में इन्हें अलाउ हुआ और उन्होंने फिर सूरत में एक अपनी ट्रेड पोस्ट कायम की थी। तो मुख्तलिफ यूरोपियन नेशंस आती रही हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे लोग आते रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश ने ही यहाँ 1857 में इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। ये पिक्चर अगर आप देखेंगे जहांगीर के दौर की है। ये जहांगीर बैठे हुए हैं अपने तख्त पे और सर थॉमस रो थे फर्स्ट ब्रिटिश जो पहले एम्बेसडर थे। इन्होंने आके जहांगीर के साथ मुलाकात की थी और अपनी जो सनद थी सफारत की वो पेश की। तो जहांगीर के साथ ये इनकी मीटिंग की एक पिक्चर जो है, ये रियल पिक्चर आपको ये आर्काइव्स में हमें मिलती है। उसके बाद ये दूसरी पिक्चर आपको मिलती है, ये शाह आलम टू जो थे, उन्होंने सर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के अंदर इन्होंने टैक्स कलेक्शन की इजाज़त दी थी, तो उसका ये सनद उन्हें दी जा रही है। उसके बाद ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट फर्स्ट जो इस्टेब्लिश की है, ये उसकी पिक्चर है। 1680 के अंदर उन्होंने बनाई है। ये उसकी भी एक ओरिजिनल पिक्चर जो है वो हमारे सामने नज़र आती है। तो ब्रिटिश इस तरीके से ये ट्रेडर्स के रूप में आए जहांगीर के दौर में, और ग्रेजुअली फिर इन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो अपनी एक्सपेंशन की है। और एक्सपेंशन करते करते फिर जाहिर है कि 1857 तक 257 साल का पीरियड है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कंपनी आई है और थोड़े से टाइम के अंदर इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा कर ली है। ये बहुत ग्रेजुअल एक्सपेंशन थी, बंगाल से शुरू हुए और ग्रेजुअली होते होते फिर पूरे इंडिया के ऊपर जो है इनका कब्जा हो गया। तो इन्होंने बंगाल के ऊपर 1757 में कब्जा कर लिया था और मैसूर में 1799 में कब्जा किया। ये जो टीपू सुल्तान की रियासत थी मैसूर, उसके ऊपर कब्जा हो गया इनका। तो इन्होंने ग्रेजुअली अपनी एक्सपेंशन की है कि पहले ट्रेडिंग पोस्ट बनी है, फिर इन्होंने लोकल लोग जो अपने एम्प्लॉइज़ थे उन्हें रखना शुरू किया, फिर ग्रेजुअली इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस भर्ती की लोकल आबादी से, और फिर उनकी ट्रेनिंग, और ग्रेजुअली इन्होंने अपनी आर्मी इस्टेब्लिश की। पंजाब के ऊपर 1849 में इन्होंने कब्जा कर लिया। सिखों का दौर था, ज़ाहिर है महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनकी जो बेगम थी महारानी को फिर शिकस्त दे के, तो इन्होंने 1849 में पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया। जनरल लेक ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया 1803 में, और दिल्ली कैप्चर हो गया तो प्रैक्टिकली उसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ, लेकिन उन्होंने बादशाह को रहने दिया। और बादशाह जो है वो बस आप समझें कि उनका वजीफ़ा ख़ार ही था। तो कलकत्ता से स्टार्ट करके मद्रास, बॉम्बे, और कंपनी ने फिर ऐसा ऐसा करते करते पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और अल्टीमेटली फिर 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसमें इन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली में फिर इन्होंने बादशाह को रिप्लेस कर दिया। बहादुर शाह जफ़र थे आखिरी मुग़ल बादशाह। तो 1857 में बहादुर शाह जफ़र को माज़ूल करके तो इन्होंने यहाँ से फिर म्यांमार में भेज दिया, यानी बर्मा में, जो मौजूदा म्यांमार कहते हैं उसको, उसका पुराना नाम बर्मा है। तो रंगून उसका कैपिटल था, वहाँ पे इन्होंने भिजवा दिया बहादुर शाह जफ़र को, और बहादुर शाह जफ़र की फिर वहीं पे डेथ हुई है। तो नेक्स्ट ईयर 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश राज प्रोक्लेम कर दिया गया। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये ज़ाहिर एक कंपनी थी जिसका जो कि जैसे आप समझें कि आज हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, नेस्ले है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या पेप्सी कोला है, ये इस किस्म की ये कंपनीज़ जो थी, इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये कंपनी कब्ज़ा करती करती 1857 तक हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो 1858 में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंडिया को अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। तो 1858 में ब्रिटिश राज जो है वो डायरेक्ट प्रोक्लेम हो जाता है। 1857 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कब्ज़ा किया है ओवरऑल, तो जो लिक्विड एसेट्स थे, जो नेट एसेट्स थे इंडिया के अंदर, वो 13 ट्रिलियन पाउंड्स के एसेट्स यहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र की इंडिया से लंदन की तरफ, जो लिक्विडिटी गई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 99 ईयर्स का जो पीरियड है, और इस सारे के अंदर
इन्होंने 45, ये डॉक्टर शशि थरूर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि ओवरऑल इन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स यहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो चेंज थी वो क्या थी। तो एक चेंज तो ये थी मुसलमानों के लिए, असल चेंज तो मुसलमानों के लिए थी, बाकियों के लिए तो कोई चेंज नहीं थी। एक तो ये कि नया पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो बादशाहत और मोनार्की के ऊपर था, और फिर ये था कि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी थे यहाँ पे, तो उन्हें रिप्लेस करके एक नया पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसमें ब्रिटिश जो बादशाह था, जो किंग था, वो उसने अपना नुमाइंदा यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था या लेटर वाइसराय लेटर ऑन वो यहाँ पे बनाया, और उसके नीचे फिर कौंसल, और एक ग्रेजुअली इन्होंने इसको पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक करने की कोशिश की। तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे आया, और फिर एक नया कल्चर आया, ब्रिटिश ने कल्चर रिप्लेस किया, नई ज़ुबान आई। पुरानी ज़ुबान जो थी, पहले पर्शियन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, फिर हिंदुस्तानी या उर्दू को हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो हिंदुस्तानी पूरे इंडिया के अंदर बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, उर्दू, ये वो ज़ुबानें थी जो ऑफिस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर बोली जाती थी। तो इन ज़ुबानों को रिप्लेस करके तो इंग्लिश लेके आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज थी इंडिया के अंदर। जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पुराना कल्चर था, जो ज़ुबान थी, वो हर चीज़ तब्दील करके तो नया कल्चर और नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इसके अंदर जो चैलेंज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए था। मुसलमानों ने नई सिचुएशन को फेस किया है। वो जो रूलिंग क्लास थी, मुस्लिम ज़ाहिर रूलिंग क्लास थे, मुगल्स का रूल था, तो मुस्लिम रूलिंग क्लास थी, उससे वो रिड्यूस होके सब्जेक्ट पीपल बन गए, वो आम आदमी की कैटेगरी में आके खड़े हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुसलमानों के लिए कि कहाँ वो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी स्टेट के ऊपर वो रूल कर रहे थे, और कहाँ फिर वो उस रूलिंग एलीट से सब्जेक्ट पीपल, आम आदमी की लाइन में आके खड़े हो गए। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जबकि जो बाकी यहाँ पे कम्युनिटीज़ थी, हिंदूज थे, सिख थे, या बाकी कोई भी कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए तो कोई इशू नहीं था। उनके लिए पहले भी कोई और रूलर था, उनके लिए अब भी कोई और रूलर था, उनको तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो असल मसला था वो मुसलमानों के लिए था कि मुस्लिम डिस्पोंडेंसी स्टार्टेड आफ्टर 1857। तो मुसलमानों को उन्होंने हर लिहाज से फिर सप्रेस करने की कोशिश की ब्रिटिश ने, क्योंकि उन्हें असल जो ख़तरा था वो मुस्लिम से ही था, कि चूँकि उनसे रूल लिया था इन्होंने, उनसे इक़्तिदार छीना था, तो उन्हें यह डर था कि कहीं मुस्लिम्स बगावत ना करें। बगावत 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसे ऑलरेडी वो म्यूटनी का ही नाम देते हैं, बगावत का ही नाम देते हैं, और मुस्लिम्स को उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो कंसिडर करते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर मुस्लिम्स डिस्पोंडेंसी स्टार्ट की, मुसलमानों को हर फील्ड के अंदर सप्रेस करने की कोशिश की, उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस एनवायरनमेंट के अंदर। जो 1857 में इवेंट्स हुए हैं, जो वॉर हुई है, उसमें ओवरऑल ज़ाहिर है वो उसे म्यूटनी का नाम देते हैं। उस बगावत में उनका ख्याल था कि मुस्लिम्स ने इसको ओवरऑल जो है ना वो हवा दी है, तो इसलिए फिर उन्होंने मुसलमानों को दबाना शुरू किया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने मूवमेंट्स चलाई हैं हिंदू रिवाइवलिज़म के लिए। तो उसमें फिर मुख्तलफ आपको तहरीकें नज़र आएंगी। एक तो फिर हिंदी उर्दू तनाज़ा भी आपने पढ़ा होगा 1867 में, फिर इसके ऊपर काफ़ी कत्लो गारत भी हुई। तो हिंदी उर्दू तनाज़ा काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ, उस पर मसाइल बने। फिर आर्य समाज की तहरीकें थीं, फिर गौ माता को गौ प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है वो बनी, शुद्धि मूवमेंट थी। मुस्लिम अभी भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट करंट मोदी की गवर्नमेंट है ये आई है, उन्होंने दोबारा मूवमेंट्स कुछ स्टार्ट की हैं कि जो लोग कन्वर्ट हो के हिंदू से मुसलमान हो गए, तो उन्हें वापस वो हिंदू कन्वर्ट करने की कुछ तहरीकें जो हैं वो चली हैं। तो यही चीज़ें जो थी वो उस वक़्त भी चली। ये फिर गौ प्रोटेक्शन सोसाइटी, क्योंकि मुसलमान तो हर ईद पे या वैसे भी गोश्त खाते थे, तो ज़िबा किया करते थे,
एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स जो हैं वो आपको बंगाल के अंदर नज़र आएंगी। फिर ये मुख्तलिफ राइट्स जो थे वो स्टार्ट होते रहे, जिसमें बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर, मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत जो है ये आपस में हिंदू मुस्लिम मसाइल जो हैं ये हर जगह इस दौर के अंदर रहे हैं। और ब्रिटिश ने ख़ास तौर पे फिर कोशिश भी की है, ब्रिटिश की ये कोशिश रही कि जहाँ भी ये कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इससे पहले ये कम्युनिटीज़ हमेशा आपस में बड़े अच्छे तरीके से रहती रही हैं, इनके दरमियान कोई रिलीजियस इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। ओवरऑल जो इंडिया की सोसाइटी थी वो एक लिबरल सोसाइटी थी, प्लूरलिस्ट सोसाइटी थी, कि जिसके अंदर तमाम रिलीजन, तमाम मज़ाहिब की को प्रोटेक्शन हासिल थी और तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत बिल्कुल ओपनली और फ्रीडम के साथ, कंप्लीट फ्रीडम के साथ वो कर सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए हैं तो ब्रिटिश तो चूँकि बाहर से आए थे और उन्हें पता था कि हम तो हैं भी थोड़े, तो एक तो उन्हें सबसे बड़ा जो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो थी डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने देखा कि कौन कौन सी फॉल्ट लाइंस पॉसिबली इम्प्रूव की जा सकती हैं, कि जिनसे वो कोशिश करके तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उसमें उन्हें रिलीजन सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आया। जो रिलीजन के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं उनको हम ज़रा थोड़ा सा बेहतर करें तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो हमारे इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ थी, हिंदू मुस्लिम जहाँ जहाँ भी इकट्ठे थे, तो उनके दरमियान इस किस्म की कोशिश ये करते रहें कि ये आपस में एट पीस ना रह सकें, ये एट वॉर ही रहें हमेशा। उससे ये होगा कि ब्रिटिश को अपने इंडिया को मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो अगर आप मुग़लों के दौर का इंडिया देखें तो उसके अंदर आपको कहीं भी रिलीजियस प्रॉब्लम्स जो हैं के आपस में इंटर रिलीजन जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। बिलअमूम लोगों की एक दूसरे मज़ाहिब के लिए वो जज्बात ठीक थे और फ्रीडम का एलिमेंट मौजूद था, लेकिन ब्रिटिश ने आके इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और फिर उन्होंने फर्दर इसकी डिवीजन जो हैं वो की हैं। फर्दर डिवीजन्स पे हम आगे फिर जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर एक नई चीज़ जो इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, तो ब्रिटिश ने इंटेंशन अपनी दी कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस था ये ज़ाहिर इंडियंस के लिए एक नई चीज़ थी और उसमें मुसलमानों को सबसे बड़ा मसला ये था कि इलेक्टोरल प्रोसेस से तो मुसलमान कभी भी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। क्यों नहीं आ सकेंगे कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की आबादी उस वक्त 25% थी, सिर्फ 65% हिंदू कम्युनिटीज़ थी और बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ थी 10% के अराउंड। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मुस्लिम्स के लिए कि भाई अगर तो इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इलेक्शंस होते हैं, तो उस सूरत में तो मुमकिन ही नहीं है कि हम कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर इक़्तिदार हम ले सकें। तो मुसलमानों के लिए ये भी एक नई चीज़ थी जिसमें वो उन्हें नज़र आ रहा था कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और हम कभी भी इसको इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसको हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम कभी दोबारा वापस इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, हमारी हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक नई चीज़ थी जो ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें मुस्लिम्स के पीरियड का और ब्रिटिश पीरियड का, तो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी, जिसमें एक तो सबसे पहले अगर हम गवर्नेंस सिस्टम को देखें, मुस्लिम्स का जो गवर्नेंस सिस्टम था उसके अंदर उन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि इंडिया के ही अंदर थी। ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों के दरमियान कि मुस्लिम्स आए हैं यहाँ पे सेटल हो गए, इन्वेडर्स के तौर पे तो आए तो ये भी बाहर से ही थे। मुस्लिम्स जो थे, मुगल्स ख़ास तौर पे, बाकी भी उससे पहले जो आते रहे वो बाहर से ही आते रहे, लेकिन उन्होंने वो यहाँ पे सेटल हो गए और उन्होंने इसे अपना घर बना लिया, इंडिया के अंदर ही रहे, उनका जीना मरना, उनकी हर चीज़ जो थी वो इंडिया के साथ अटैच थी। जबकि ब्रिटिश जो आए हैं तो ब्रिटिश के आने का यहाँ पर्पस डिफरेंट था, उनका अपना नेटिव प्लेस जो थी वो और थी और यहाँ वो सिर्फ उन्होंने इसे एक कॉलोनी डिक्लेयर किया था कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के पर्पस से आए हुए थे।
जो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय आता था वो 4 साल के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होती थी, 4 साल के लिए वो यहाँ पे आते थे और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये ग़ुलाम हैं जिनके ऊपर हमने रूल करना है। तो एक वाज़ेह चीज़ जो थी सेग्रीगेशन वो रूलर्स के दरमियान और जो कॉमन मैन था उसके दरमियान मौजूद थी। तो लैक ऑफ ट्रस्ट जो था यहाँ पे मौजूद था, जबकि मुग़लों के केस में ऐसा नहीं था। तो मुग़ल्स ने जितना भी अपना गवर्नेंस सिस्टम चलाया, जो भी चलाया, वो इंक्लूसिवनेस उसके अंदर मौजूद थी। उन्होंने जो ओल्ड सिस्टम था यहाँ पे रियासतों का और फिर उसके अंदर राजे महाराजे जो थे, तो उन्होंने उन्हें उस डिस्टर्ब नहीं किया, एज़ इट इज़ उन्हें रहने दिया। बस ये था कि उन्होंने उनको जो उन्हें वजीफ़ा दिया करता था तो वो उसकी प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन जो मुग़लों का जो गवर्नेंस सिस्टम था वो बहरहाल एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी थी और यूजुअली लोगों की जो जनरल वेलफेयर थी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। ब्रिटिश का जो सिस्टम था गवर्नेंस सिस्टम, वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लेवल तक वो लेके आए थे, लोकल लेवल तक वो लेके आए हुए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती थी, फिर आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उसके अंदर फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मतलब डिवीजन्स थे, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो वो सिस्टम ये जो हमारे पास भी इस वक्त है ये सारे का सारा ब्रिटिश का बना हुआ है। तो ब्रिटिश का जो सिस्टम था गवर्नेंस सिस्टम वो रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर मॉडर्न आप कह सकते हैं उसको कि वो मॉडर्न सिस्टम था। ये एक आपको उसके अंदर डिफरेंस नज़र आएगा। जो ब्रिटिश का सिस्टम था वो रिलेटिवली सिस्टमेटिक तो था, लेकिन एट टाइम्स ये होता था कि उसके अंदर सर्टन रूल्स के तहत ही काम हो सकता था, रूल्स को कभी ब्रेक नहीं किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश सिस्टम था उसके अंदर बादशाह जो था वो ऑल इन ऑल था। तो किंग बाज़ात ऐसे भी डिसीजन कर लेता था कि जो कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट भी होते थे, लेकिन बादशाह को कोई चैलेंज करने की पोजीशन में मौजूद नहीं था। एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने एक आप कहें कि स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशन को वो लेके चले। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो था वो उन्होंने बनाया। मुग़लों का जो सिस्टम था उसके अंदर कोई ये जो डिग्री देने वाला कॉन्सेप्ट है कि एक सेंट्रल को सिस्टम ऐसा हो कि जिसके अंदर आप जैसे आजकल आपको नज़र आता है कि बीएस की डिग्री है तो हर इदारा बीएस की डिग्री देता है, उसके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और डिग्रियों के कुछ नाम हैं। ये ब्रिटिश दौर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और प्रॉपर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम और फिर एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ और ये सारा सिलसिला उनके यहाँ मौजूद था। जो मुग़लों का निज़ाम था वो ज़रा डिफरेंट था। उस वक़्त मदरसे मौजूद थे, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज जो भी सिलसिला था वो मौजूद था, लेकिन उसके अंदर यूजुअली स्टूडेंट्स जो थे वो किसी उस्ताद के यहाँ जाके उसके मदरसे के अंदर रह के पढ़ा करते थे और हर मदरसे का या हर स्कूल कॉलेज का अपना अपना निज़ाम था, उसकी कुछ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं था। गवर्नमेंट जो एजुकेशन सेक्टर में जो फंडिंग करती थी यूजुअली जो मुग़लों का निज़ाम रहा है वो औकाफ वक्फ़ के निज़ाम के तहत रहा है कि स्कूलों को कॉलेजेस को जो भी उनका नाम तो उस दौर में मदरसा था, तो इन मदारस को जो फंडिंग दी जाती थी वो इन टर्म्स ऑफ जागीर दी जाती थी, उन्हें कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, उस प्रॉपर्टी को वो यूज़ करके तो उसकी इनकम से ये सारा कुछ चलाया जाता था। ऐसे नहीं था कि हर साल आपने कोई एक ग्रांट उनको देनी है, बल्कि उसकी जगह पे उन्हें प्रॉपर्टी दे दी जाती थी और वो रिलेटिवली ज़्यादा ऑटोनोमस थे। यानी जो मुग़लों के दौर में जो एजुकेशन सिस्टम था वो ज़्यादा ऑटोनोमस था कि उनकी अपनी फंडिंग के सोर्स हुआ करते थे जो भी मदारस होते थे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दूसरी साइड पे कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो था वो मौजूद नहीं था कि आप कहें कि कोई एक
यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद थी, ये चीज़ें उस दौर में नहीं थी। लोग ट्रैवल करते थे, टीचर्स जो उस्ताद होते थे उनके यहाँ जा के रह के तो वहाँ से तालीम हासिल किया करते थे। जुडिशल सिस्टम को अगर देखें तो ब्रिटिश ने जो मौजूदा कोर्ट का सिस्टम आपके यहाँ मौजूद है, ये ब्रिटिश ने जुडिशल सिस्टम दिया। तो मुग़लों का जो निज़ाम था उसके अंदर उन्होंने कोतवाल और काजी का निज़ाम उनके यहाँ मौजूद था। कोतवाल आप समझें कि जो इस वक्त थाना है इसको कहते हैं, और काजी जो मौजूदा जस्टिस सिस्टम है उसको कहते हैं। तो कोतवाल और काजी मिल के उसके अंदर इंसाफ फराहम करते थे, और ये बिल्कुल लोकल लेवल पे ये निज़ाम मौजूद था। काजी अपॉइंटेड हुआ करते थे, आबादियों के अंदर रहते थे। कोतवाल भी अपॉइंटेड होते थे, लोकल कम्युनिटी के अंदर ये लोग रहा करते थे। और बड़ा क्विक सिस्टम था जस्टिस का, जो सिस्टम था उस वक्त बड़ा क्विक सिस्टम आपको मिलेगा। जो एक डिस्टिंक्शन रही है मुग़ल्स की वो ये रही है कि उनका जुडिशल सिस्टम बहुत एफिशिएंट था, और जुडिशरी के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, इंसाफ पसंद वो थे। मुग़लों का इंसाफ जो है वो, जैसे आपने अदल जहांगीरी सुना होगा कि वो अदल जहांगीरी बड़ा मशहूर है, तो मुग़लों की ये एक डिस्टिंक्शन थी कि बड़ा उन्होंने उनके यहाँ जस्टिस सिस्टम में किसी के लिए कोई माफ़ी मौजूद नहीं थी। इसीलिए मुग़लों का दौर जो है वो बिल अमूम बड़ा आपको नज़र आता है कि उसके अंदर पीस मौजूद था, स्ट्रीट क्राइम्स जो थे वो ना होने के बराबर थे। ब्रिटिश ने जो काजी और कोतवाल के सिस्टम के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, वो लॉयर्स थे कि जो भी मुजरम है उसे भी डिफेंस का राइट जो है वो मिलना चाहिए। तो वो डिफेंस के राइट के लिए फिर लॉयर्स का प्रोफेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये एक नई चीज़ थी। लेकिन ब्रिटिश का जो सिस्टम है उसके अंदर एक तो ये था कि इंसाफ बड़ी देर से मिलता था, और दूसरा ये था कि इंसाफ एक्सपेंसिव था। कोर्ट की फ़ीस भी अदा करनी पड़ती थी, और उसके साथ आपको वकील के पैसे भी देने पड़ते थे। तो ये एक मुग़लों के और इनके जुडिशल सिस्टम के दरमियान बड़ा बुनियादी फ़र्क था कि जुडिशल सिस्टम ब्रिटिश का बहुत स्लो प्रोसेस था लेकिन एक्सपेंसिव भी था। तो जबकि मुग़लों का जो सिस्टम है वो बड़ा क्विक और बड़ा सिंपल सा था, और क्विक डिसीजन उसके अंदर मौजूद होते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को देखें तो मुग़ल्स के दौर के अंदर तो बिल्कुल जो उन्होंने प्रिमिटिव सिस्टम था एग्रीकल्चर का उसी को ही कंटिन्यू रखा। कोई नई ज़मीनें उन्होंने आबाद नहीं की, और बिलअमूम जो पुराने रवायती तरीक़ेकार थे एग्रीकल्चर के उसी को ही वो लेके आगे चलते रहे। लेकिन ब्रिटिश ने आके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ब्रिटिश आए यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आए थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने जो ये नहरी निज़ाम जो था कैनाल सिस्टम वो यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो वो इलाके जो गैर आबाद थे, जो बंजर थे, वहाँ पे वो नहरें निकाल के लेके गए, पानी का निज़ाम वहाँ पे बिछाया, और उससे ये हुआ कि जो बारानी इलाके थे जो बंजर इलाके थे वो आबाद हुए, और उनके आबाद होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इंडिया फूड की प्रोडक्शन के अंदर, ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर दुनिया में लीड करने लगा उस वक़्त। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखें अगर, तो मुग़लों के दौर के अंदर आपको जो सिटीज़ थे उनके वहाँ तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी नज़र आती है। उन सिटीज़ को, वो सिटीज़ जो थे वॉल्ड सिटीज़ हुआ करते थे, उन वॉल्ड सिटीज़ के अंदर तो आपको हर किस्म की सहूलतें मिलेंगी, लेकिन उससे बाहर जो सिस्टम था, बाहर उससे आपको कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो नज़र नहीं आती थी। लेकिन ब्रिटिश के दौर के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इन्होंने नए नए रोड्स बनाए, फिर इन्होंने रेल का निज़ाम बनाया। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये जो रेल का निज़ाम था उन्होंने इंडियंस की वेलफेयर के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल को निकाल के ले जाने के लिए बनाया था कि वो उन्होंने ऐसे जगहों पे वो लेके गए कि जहाँ से रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन थी, तो वहाँ से रॉ मटेरियल
लेके तो बंदरगाह तक जाया जाता था और वहाँ से जहाज़ों में रॉ मटेरियल फिर यूरोप की तरफ जो है वो जाता था। तो उस का पर्पस लोकल लोगों की डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि उनका पर्पस जो था वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो एक समझें कि एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया था। बहरहाल उसका बेनिफिट इंडियंस को जो है वो हुआ। तो एक तो ये था कि फिर ब्रिटिश ज़ाहिर है काफ़ी बाद के लोग हैं, तो टेक्नोलॉजिकली ये उनसे मुग़ल से ज़्यादा एडवांस थे। मुग़ल जिस दौर में थे तो उस वक्त टेक्नोलॉजी अपनी प्रिमिटिव स्टेजेस पे थी, लेकिन मुग़ल्स ने बहरहाल उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, उसको ऑप्ट करने में कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं की, क्योंकि एक तो ये था कि मुग़ल्स अमीर बहुत ज़्यादा थे और जिस वक्त 1857 में इन्होंने कब्ज़ा किया है हिंदुस्तान के ऊपर, तो उस वक्त इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करता था। ये ज़हन में रखें, बहुत बड़ा चंक वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया प्रोड्यूस करता था। लेकिन ब्रिटिश आके तो ब्रिटिश ने यहाँ से चीज़ें हर चीज़ निकाल के ले गए, लूट के ले गए इंडिया को, और आखिर में जब 1947 में वो छोड़ के गए तो इंडिया उस वक्त सिर्फ दुनिया का 7% ऑफ जीडीपी में अपना शेयर दे रहा था। तो इतना ज़्यादा ब्रिटिश ने नुकसान पहुंचाया हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ख़ास तौर पे। ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिए। इस बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है जितनी बातें हमने की हैं। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, किसी का भी क्वेश्चन है?